हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी थ्योरी करेंगे, यानी कि मेनली फॉर्मूला करेंगे हम, फिर बाद में हम इसके नीट में आए हुए पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज 30 क्वेश्चंस के आसपास है। तो पहले थ्योरी करते हैं, मतलब थोड़े फॉर्मूला करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इसमें पहले आपको रिएक्शन कौन कौन सी फिजिबल है ये पता होनी चाहिए, चेक करना। तो रिएक्शन फिजिबल कैसे होगी? जब उसका डेल जी नेगेटिव होगा या फिर ई ऑफ द सेल उसका पॉजिटिव होगा। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आप बता सकते हो। फिर केमिकल काइनेटिक्स में एक और चीज आती है, जैसे कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से डिटरमाइन होती है? देखो, कोई भी आपकी रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट होगा, वो चेंज होगा प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट है ये क्या होगा? डिसअपियर हो रहा होगा, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियर। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख दो। ठीक है, तो क्या होगा इसका? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। तो ये होगा नेगेटिव में डेल ऑफ आर का कंसंट्रेशन अपॉन डेल ऑफ टी गिवन टाइम में। तो वैसे ही पी का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, ये कितना होगा? ये होगा पॉजिटिव में आपका डेल पी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हो गई एक चीज। और ये दोनों ही आपको, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको सिंपली एक इक्वेशन बताता हूँ। जैसे कि आगे आपका ट्वाइस ऑफ एच आई, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका H2 और I2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा, इसमें तो इसका कोफिशिएंट 2 है ना, तो इसमें लिख दो। और ये इसका देखो 1/2 लिख दो। और ये डिसअपियर होगा तो नेगेटिव ऑफ डेल एच आई का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। सिंपल। ये इक्वल कैसे होगा? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1/1 दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है अगली बार से। ठीक है, डेल ऑफ H2 अपॉन डेल टी, यहाँ पे प्लस करो, सॉरी प्लस करवा रहा हूँ मैं फालतू में। ये इक्वल टू होगा, देखो यहाँ भी 1 है तो इसमें भी 1/1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस कर दो बस डेल ऑफ I2 और डेल टी के अंदर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये है ना, देखो ये है डिसअपियरेंस, ये है फॉर्मेशन, ये है फॉर्मेशन। तो कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बस देख लेना, प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे, तो ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, ये लगा के नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रेट का, रेट लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, रेट लो। देखो, मैं यहाँ डेल टी यूज कर रहा हूँ, कभी कभी ना आप ना डी टी भी यूज कर सकते हो। इसकी जगह क्या लिख सकता है कोई? हाफ नेगेटिव ऑफ डी एच आई अपॉन डी टी। ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डी, इसको डेल को डी लिख दो, डी एच टू अपॉन डी टी, फिर पॉजिटिव ऑफ डी I2 अपॉन डी टी। ठीक है, सिंपल ऐसे भी लिख सकता है। इट इज द सेम थिंग। देखो, अगर डेल कहीं पे लगाया है ना, तो उसका मतलब होता है वो एवरेज की बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कहीं अगर डी टी लगाया है तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ में क्या क्या आता है? रेट लॉ कहता है कि अगर आपका रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा आपकी कंसंट्रेशन का कोई ना कोई पावर का। तो मैंने ये दो दो क्यों लिख दिया? ये भी क्योंकि हमारा रिएक्शन कुछ इस प्रकार का है, ए बी बी कन्वर्ट हो रहा है ये सी सी प्लस डी डी। अब ये इनके स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई वही हो। एक्स वाई एक्सपेरिमेंटल, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा विद सम कांस्टेंट इनटू ए, जो कंसंट्रेशन इसके ऊपर एक्स पावर और बी के ऊपर वाई पावर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो ये एक्स वाई होता है ना, एन एक्स प्लस वाई, ये कहलाता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट आप ले रहे हो उन सभी की जो पावर आएगी वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जरूरी नहीं है कि एक्स आपका ए के इक्वल हो या वाई आपका बी के इक्वल हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और एक और चीज, इधर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट आते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगी, ये इसका ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। और ये है रेट कांस्टेंट। इसके बाद हम इसी के बारे में ज्यादातर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेट रेट तो हो गया, लेकिन रेट कांस्टेंट। तो कोई पूछे कि रेट, जो रेट है इसकी क्या होती है यूनिट? तो रेट क्या है? कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी भी लिख सकते हो पर यूनिट टाइम, या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। राइट, ये भी वैलिड है। तो अगर एन ऑर्डर के लिए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का? तो अगर कोई यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो क्या होगा? देखो, रेट को डिवाइड किया जा रहा है इधर जितना भी उसका ऑर्डर है। राइट, यानी क्या हो जाएगा? इसमें जो मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, इसका 1 माइनस ऑर्डर इनटू सेकंड का इनवर्स। इतना देख लो, ये सिंपल सी ट्रिक है, फॉर्मूला, इसे भी याद रखना। अगर कोई यूनिट पूछा जाए किसी भी रेट कांस्टेंट की तो आप ऑर्डर से निकाल सकते हो। एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये हो गया। फिर इसके बाद और कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? ऑर्डर हो गया, ये हो गया। फिर आता है शायद मॉलिक्यूलरिटी, जो मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? ये होता है कितने स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कोलाइड कर रहे हैं, वो भी कैसे? एक साथ, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, कॉलिजन जो कर रहे हैं। तो अगर एक कर रहे हैं तो हो गया यूनिमोलिकुलर,
2 कर रहे हैं तो हो गया बाय मॉलिक्यूलर, 3 कर रहे हैं तो हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर, और 3 से ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, और इन इतने सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ इफेक्टिव कोलिजन होना मतलब पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो मेनली बहुत सारे मैनी एलिमेंट्री स्टेप्स में होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स में होते हैं। तो उन एलिमेंट्री स्टेप में से कोई स्टेप होता है जो सबसे स्लो होता है, वो स्लो स्टेप कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप एक रेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपका एक फ्रेंड भी है, वो स्लो है, लेकिन दोनों को रेस खत्म करना है, दोनों का एक साथ ही माना जाएगा। तो कौन डिटरमाइन करेगा कि रेस रेस कब खत्म हुआ? जो जब तक सबसे छोटा वाला नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए आरडीएस जो है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सबसे स्लो वाला होता है, ठीक है। तो स्लो वाले को पता करो, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी आ गया। हाँ, एक और चीज, मॉलिक्युलरिटी का मतलब ऑर्डर नहीं है, ये भी याद रखना। मॉलिक्युलरिटी का मतलब ऑर्डर नहीं है, और वो भी नहीं है जो स्टोइचोमेट्री को आप गिन लो कितने हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो भी नहीं है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर हम H2O2 पेरोक्साइड है, इसका जो डिकम्पोजिशन है आई नेगेटिव में, एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ट्वाइस लगेगा, राइट, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो अगर इसका ध्यान से कोई देखे तो इसका ऑर्डर क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा 2 है, क्योंकि यहाँ मतलब ऑर्डर बताएगा एक ही है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, राइट। ऐसा भी कुछ होगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन दो है तो क्या बोलोगे? रेट इसका ये होना चाहिए, रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 की पावर 2। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जबकि इसका पता है रेट क्या है? इसका रेट है, रेट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट H2O2 है, ठीक है, लेकिन I नेगेटिव है। ये अब ये कहां से आता है? क्योंकि ये रिएक्शन ना 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। तो जो पहला स्टेप होता है ना, पहला स्टेप, उसी में ये I नेगेटिव आता है, और यही स्टेप होता है हमारा स्लो स्टेप, ठीक है, जिसमें H2O और IO नेगेटिव बनता है, ठीक है। फिर सेकंड होता है फास्ट स्टेप, जिसमें IO नेगेटिव फिर से H2O2 के साथ मिलता है, तो ये फास्ट होता है, इसमें H2O भी बनता है, O2 भी बनता है, और I नेगेटिव वापस चले जाता है, ठीक है। तो ये स्लो है, तो ये हमारा रेट आरडीएस स्टेप हो गया, और इस आरडीएस में ये दोनों यूज हो रहे हैं, तो ये इनका ऑर्डर, तो इनका रिएक्शन इन्हीं के अनुसार लिखा गया। तो एक और चीज, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स में, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी ना ऑर्डर के इक्वल हो जाती है, और ये कैसे डिटरमाइन की जाती है? आरडीएस स्टेप से, जो भी आरडीएस स्टेप होगा उसके हिसाब से, ठीक है। याद रखना, आरडीएस में हमेशा रिएक्टिंग स्पीसीज आती है, वो स्पीसीज जो आपके एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो। जैसे इसमें आई नेगेटिव ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया। और फॉर्मूला की बात की जाए तो और कौन से फॉर्मूला है इसमें? हाँ, इसके बाद शायद ऑर्डर के बारे में आता है बहुत सारे, जैसे जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जीरो ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। जीरो ऑर्डर में ना रेट होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, और अपने रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। नेगेटिव में होता है भले, लेकिन है तो होता तो है। जो ये है फर्स्ट ऑर्डर, इसमें इसका हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसका? हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी सब पता चलेगा। देखो बताता हूँ, जीरो ऑर्डर को कैसे कर सकते हैं। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो आप निकाल सकते हो, इसके रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इसका कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ऐसे करके निकाल सकते हो। इसका कैसे निकाल सकते हैं? के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर में, हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू दिस, या फिर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, द चेंज इन टाइम फॉर लॉग। अब T2 पहले लिखे हो तो पहले R1 का लिखना, ठीक है, फिर सेकंड में R2 का लिखना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। और इसका अब हाफ लाइफ की बात रही, तो हाँ, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में ये होता है, देखो इसका हाफ लाइफ जो है ना, ये इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जैसे कि आर नॉट है ये अपॉन ट्वाइस ऑफ के, जबकि इसका जो हाफ लाइफ है ना, ये फिक्स होता है 693 अपॉन के। इसको कोई लिन 2 अपॉन के भी लिख सकता है, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। और बताओ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बारे में। देखो और चीजें बताऊं तो, फर्स्ट ऑर्डर में ये जो जीरो ऑर्डर होता है ना, इसमें ज्यादातर कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस, एंजाइम वाले रिएक्शंस, ठीक है, या फिर मेटल सरफेस वाले रिएक्शन, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, मेटल सरफेस वाले रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में होते हैं ज्यादातर डिकम्पोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? ये ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ इसका, ठीक है, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रेडियो एक्टिव डीके का, रेडियो एक्टिव डीके का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसमें ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर में यूज होता है, रेडियो एक्टिव डीके। तो क्या कहने का मतलब है मेरा, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है रेडियो डीके, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस KT हो जाता है। ये भी याद रखना, बहुत अच्छी रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद और क्या है इस चैप्टर में? हाँ, एक वो है टेम्परेचर का डिपेंडेंस। देखो मैं बता रहा हूँ, जितना जितना मेरे को याद आ रहा है ना, मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ बच जाएगा तो मैं जो PYQs करेंगे तो उसमें बता दूंगा। टेम्परेचर का डिपेंडेंस हमें बताता है अरहेनियस की इक्वेशन। वो क्या कहती है? वो इक्वेशन कहती है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, के लिख देते हैं डायरेक्ट, जो आपका रेट कांस्टेंट है के, ये इक्वल टू होती है अरहेनियस फैक्टर, या अरहेनियस जो भी है इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो,
दिस इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। टी यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। तो अगर आप इसमें दोनों तरफ लिन ले लोगे, लिन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लिन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अरहेनियस फैक्टर है, अरहेनियस फैक्टर, ठीक है, ऐसे याद रखो। और दूसरा, हाँ, तो अगर इसमें आप दो टेम्परेचर का T1 T2 का कंपेरिजन करोगे K1 K2 से, तो आपका रिलेशन पता क्या आएगा, वो रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिन लिखो, नहीं नहीं लिन नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब लॉग में करते हैं क्योंकि लॉग में वैल्यू दी होगी। लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 अगर कहा जाए तो इक्वल टू लिख देना। तो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर इंटू 1 बाय, देखो यहाँ K2 यूज किया तो यहाँ T1 यूज करना, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर यूज करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक अरेनियस की इक्वेशन भी होगी, फिर कैटालिटिक है शायद, वो अब तो ज्यादा थ्योरी वाली आ गई। तो कैटालिटिक क्या है, कैटलिस्ट का यूज करना आपको। कैटलिस्ट का देखो, ये क्या करता है, रेट को फास्ट करता है, रेट को फास्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। और क्या करता है, ये एक अल्टरनेट पाथ वे प्रोवाइड करता है, ठीक है, अल्टरनेट मैकेनिज्म कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लो करता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को लो करता है, ठीक है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है, फास्ट हो जाती है। इसका अपोजिट होता है इनहिबिटर। क्या होता है, इनहिबिटर इसका अपोजिट होता है। देखो ये फास्ट तो करता है, लेकिन ये क्या नहीं करता, ये जो रिएक्शन है ये क्या नहीं करता, ये डू नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट नहीं करता। किस चीज को अफेक्ट नहीं करता, ये डेल जी को अफेक्ट नहीं करता, डेल एस को अफेक्ट नहीं करता, आपकी एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, और एंट्रोपी को भी अफेक्ट नहीं करता। तो ये इनसे सारी चीजों को अफेक्ट नहीं करता, यानी ये जनरली सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही अफेक्ट करता है कैटलिस्ट, ठीक है। फिर कैटलिस्ट के बाद आता है नेक्स्ट, वो है कॉलिजन थ्योरी, शायद जो मेरे को याद आ रही है, कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या है, पहले बात तो ये थ्योरी की एक एजम्पशन समझो कि जो भी दुनिया में मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर्स होते हैं। हाँ, तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है, देखो एक टर्म होती है जिसे कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके अनुसार जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी कितनी इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, तो वो होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी में आता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है, एनर्जी टू अचीव, मतलब एनर्जी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, ये भी कर सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या फिर एनर्जी के लिए ये भी कर सकते हो कि ये एक ऐसी स्मॉल सी एनर्जी है, ठीक है, जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड करे, रिएक्शन को मतलब प्रोसीड करे, ठीक है, फास्ट करे, ठीक है। तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। इसके पोटेंशियल बैरियर को ड्रॉप करे, पोटेंशियल बैरियर को ड्रॉप करे, ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में एक शायद फॉर्मूला है ऐसा, इस टाइप का है फॉर्मूला, देखो, हाँ इस टाइप का है फॉर्मूला, कि जो रेट कांस्टेंट है ये इक्वल टू है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ए बी। ये रेट कांस्टेंट ना होकर रेट को ही कह रहा है, ठीक है, रेट को ही कहता है शायद। रेट इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये सेम तरह का फॉर्मूला है। लेकिन जो ये जो है ना टर्म, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी के। ये तो है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये रही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसी को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक इसमें एक और टर्म होती है इफेक्टिव कॉलिजन। क्या होती है इफेक्टिव कॉलिजन, ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, ध्यान से सुन लो बस। इफेक्टिव कॉलिजन दो तरह से होते हैं, देखो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल आपस में अच्छे से कॉलिजन करेंगे और रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी हमारी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज में थोड़े फास्ट करूंगा, तो अगर कुछ समझना है तो जस्ट लेट मी नो। केमिकल काइनेटिक्स, फॉलोइंग डेटा इज फॉर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिंग ए एंड बी, दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा जा रहा है ए और बी से। ये तो एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन हो गया। देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, शायद इनका रेशो लेते हैं। देखो इसमें अगर सेम टर्म है ये, तो इन दोनों का रेशो ले लो, ये टर्म गई, ये टर्म, इसके ऊपर पावर एक्स होगी, मान लेते हैं ए के ऊपर एक्स होती है, इसके ऊपर वाई होती है, राइट। तो इसके ऊपर अगर एक्स है तो ये 1/2 की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, ये से ये गया 1/2, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1। अब ये वाई निकालना है तो एक्स को कॉमन रखना पड़ेगा, ये दोनों देखो कॉमन है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो ये कॉमन चला गया, ये चला गया 1/2, तो 1/2। अब इसके ऊपर पावर है वाई, तो वाई इक्वल टू इसका कितना होगा, देखो इसको एक लेके आओ तो 10⁻³ गया, 4/14 दैट इज 1/4, तो यानी y की वैल्यू 2 है। तो a के जरिए 1 है और b के जरिए 2 है, चेक a1 b2, ये है ना, a1 b2, हाँ सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी टाइप में है, बहुत बार एनसीईआरटी में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी में है ऐसे बहुत सारे।
सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्लॉट रिप्रेजेंट करता है लिन के का 1/t से? वो फॉर्मूला याद है अरेनियस का? क्या होता है? लिन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस लिन ए। तो ए इंटरसेप्ट है और स्लोप इसका नेगेटिव होगा, तो ये तो नहीं, ये तो नहीं, स्लोप पॉजिटिव है इनका, ये होगा, ठीक है, ये नहीं, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक है, सी आ गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आता है, फॉर्मूले से आता है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब रेट कांस्टेंट रिएक्शन का दो टेम्परेचर पे दे रखा है, पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉर्मूला याद है? और इसका ही था, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर, फिर लॉग में था, नहीं सॉरी, लॉग में नहीं था, फिर आर था इंटू 1 बाय, यहाँ K2 यूज किया तो यहाँ T1 T2 यूज करना था, ठीक है। तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको? तो लॉग में देखो वैल्यू K2 यानी कि ये दिस अपॉन दिस रखना है, तो क्या हो जाएगा 0.14 अपॉन 0.04, तो लॉग 3.5, तो इसकी वैल्यू यानी 3.5 आएगी। एक सेकंड बच दे दो मेरे को, हाँ 3.5 आएगी, ठीक है। तो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जा रही है और इसकी वैल्यू दे रखी है 2.303 इंटू 8.31, और टेम्परेचर में डिफरेंस बताओ, T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, यानी कि 700 माइनस 500 यानी कि 200 अपॉन 500 इंटू 700, यही है ना। तो लॉग इसकी वैल्यू है 0.54 इंटू कर दो 2.303 इंटू 8.31, इंटू में कर देना, इससे ये गया, बचा गया 7×5=3500/2 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यही है ना। अब हमें आंसर बस मैच करना है, देखो एक सेकंड ध्यान से देखते हैं इसको, 2 से किया तो ये हाँ, तो ये आ गया 0.27, लेकिन मैं ये कर क्यों रहा हूँ ये, और तो 27 आ गया, 27 इंटू 35 इंटू 2.3 इंटू 8.3, इसकी अप्रोक्सीमेशन आएगी, राइट। सब में 18 आ रहा है, अब देखो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा यार। 27 35 कितना होगा? तो कितने डिजिट में आएगा? इसका तो आएगा आई थिंक 4 डिजिट, तो 5 डिजिट के करीब आंसर आना चाहिए। तो ये तीनों आएगा, ये तो नहीं आ सकता, ठीक है ए। तब देखते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इतना मजे ले रहे हो, रुक जाओ। 27 35 कितना आ जाएगा? 27 35 7 35 3 10 13 21 2 3 6 7 8 5 4 9, अब इसको तीन ही डिजिट में आया, तो 23 से करो मल्टीप्लाई, 8 5 5 15 1 12 13 1 9 9 17 28, फिर 10 8 1 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना आया? 5 3 7 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दो। 83 से करो कितना होगा? 15 9 10, बाकी 21 1 22, बाकी 2 3 4 5 3 दूनी 6, 40 0 बाकी 4 24 4 28 56, बाकी 5 8 5 13 16 17, देखो 5 0 8 2 10 0 8 5 13 14 14, बाकी 1 10 8 18, ये आना चाहिए, देखो भाई, मतलब 2 पॉइंट के बाद, तो 18040, 18040 से थोड़ा बड़ा, तो देखो 18040 18030 180 इतना 1, तो आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा ले ली क्या वैल्यू, ज़्यादा होना चाहिए इसकी 18040 से, तो आई थिंक सी होना चाहिए शायद, ठीक है। अब यार मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, ठीक है, 40 आ रहा है, तो ये 30 तो नहीं आएगा, ठीक है, कम तो नहीं लिया मैंने, तो ये आएगा ऑप्शन सी आएगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कल कर लेना कैलकुलेशन यार। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन का कैन बी कैलकुलेटेड इफ, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अरेनियस देता है ना, अरेनियस क्या कहता है वो, कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये वाला है ना। तो रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उससे क्या ही मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, वाह, उससे कब से एक्टिवेशन एनर्जी निकलने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन वो तो पी फैक्टर है, राइट। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से क्या लेना ना, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यस अरेनियस, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा प्लॉट दिस कंसिस्टेंट है अरेनियस से? नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव, और इसका लिन ए जो है वो होगा इंटरसेप्ट, है ना। तो स्लोप नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यही है नेगेटिव, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स 4 टाइम्स हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। देखो सेम चीज, लॉग 4 आ गई, राइट, क्योंकि K2 अपॉन K1 क्या हो गया 4, तो K2 मैंने डाला यानी ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू आर क्या है हमारी 8.314, इंटू में टेम्परेचर में चेंज इतना केल्विन में करना पड़ेगा इसको, ये हो गया 300, और ये हो गया, इससे कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो 330, तो 330 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 330, तो अगर देखा जाए ये 2 है ट्वाइस में, तो इसकी वैल्यू log 4 की वैल्यू ही दे रखी है, तो मैं क्यों चेंज करूँ,
602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू, देखो अगर इसको ध्यान से देखा 30 है ये, ठीक है, 30 को आप कर सकते हो, जीरो आएगा बस, तो 3300 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, यही है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में आ रही है, तो किलो वाले फैक्टर तो पहले ही हटा दो, मैं बता रहा हूँ, ये हटा दो, किलो जूल आ गया, तो 3.3, अब देखो अब करते हैं कैलकुलेशन, इसको 0.6 ही मानते हैं, तो 6×6 = 18, 19, ठीक है, तो 1.98 इंटू 2.3 इंटू 8.3, तो हमने वैल्यू कम ली है बट आंसर हमारा थोड़ा ज़्यादा आएगा, राइट। तो देखो 23 को 83 से करूँ मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 9, 3 दूनी 6, 24, बाकी 2 8 16 17 18, तो 9 10 9 1, अब इसमें माइन पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 पॉइंट, 19 के आसपास, और ये ट्वाइस है यानी 19 38, 38 से 38 के आसपास आना चाहिए, 38 ऑप्शन ए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एजर्सन, एक रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये एक्सेप्शन मैंने बताया नहीं, रुक जाओ, एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होने का, अगर कोई एनर्जी ही रिक्वायर्ड ना हो, लाइक जो रेडिकल वाले रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो उनमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती बाहर से, वो सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं अपने आप, ठीक है। तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecules, क्या बोल रहा है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value, तो एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये मैं वही समझा रहा था ना, थोड़ी सी एनर्जी लेके ये ना ऐसे बन जाते हैं, समझ रहे हो, तो ये यही वो लोअर करने का मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर, यानी छोटी सी एनर्जी लेके ये उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को मेजर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फिर कहलाती है। तो कहाँ है ये, कहाँ है, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रुक जाना, किसका एक्सप्लेनेशन, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का ये है ना, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट 8th, एक कुछ सर्टन रिएक्शन है ये विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया आपने, कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट रखा, तो इनिशियल रेट कितना होगा, अगर ये ट्रिपल कर दिया तो 9 टाइम्स हो गया ना, तो इंक्रीज बाय 6 इंक्रीज बाय 9 इंक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज तो होगा नहीं। नेक्स्ट एक रिएक्शन है ये एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैं बोल रहा था, रुक जाओ, अपीयरेंस ऑफ बी का अपीयरेंस इज गिवन बाय दिस, हाँ, तो करेक्ट रिलेशन बताओ बिटवीन एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस एज अपीयरेंस ऑफ बी विद एवरेज डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा, तो देखो इसमें क्या होता है, रेट तो इक्वल होगा दोनों का, तो क्या है इसमें हो जाएगा इसका -1/3 डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, यही होता है ना, इक्वल टू +1/2 डेल बी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान दूं, देखो इसमें क्या ये, अच्छा ये किसका रिलेशन दिया है, रिलेशन बिटवीन एवरेज एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विद एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा, तो इस ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स, तो -2 होगा, -2 कहाँ है, -2 ए, यही है ना, -2/3 डेल ए बाय डेल टी, हाँ यही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन बताओ, रेट लॉ के जो रेट लॉ फॉलो करे ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, देखो ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 2.5 है, ये ऑर्डर कितना है 3/2 माइनस हाफ, यानी कि 2/2 विच इज 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है काइनेटिक्स का, किसकी काइनेटिक्स का, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है चीजें, एक्स वाई फॉर वाई इज, क्या लिखा है, वाई जो है एंड एक्स आर एक्सेस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ये जो वाई है ये है जीरो ऑर्डर, ये एक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, तो एक सेकंड रुक जाओ, अगर ये जीरो वाई ऑर्डर है और जीरो जो है कांस्टेंट है, कब होता है जीरो ऑर्डर कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर कांस्टेंट होता है इसका रेट कांस्टेंट होता है, जीरो ऑर्डर का रेट, देखो भाई, जीरो ऑर्डर का वाई क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो चेंज होते रहता है, कंसंट्रेशन रेट यानी कि ऑप्शन सी और डी में से कुछ आना चाहिए। इधर भी दे रखा है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, अब वाई को क्या मान रखा है इसने, अब वाई को इसने मान लिया फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या चीज कांस्टेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर में होती है उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट, उसकी हाफ लाइफ होती है कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ कौन है, फर्स्ट ऑर्डर में वाई कांस्टेंट है ना, वाई कांस्टेंट है, तो वाई कहाँ है, रेट थोड़ा कांस्टेंट होता है, ये क्या लिखा है टी एस, ये गलत लिखा है, ये वाई, अच्छा ये वाई गोस टू टी हाफ लिख रहा होगा, ये हाफ लिखा है ये, हाँ तभी करेक्ट हो सकता है, वरना ये तो बिल्कुल नहीं भाई, टी हाफ कहाँ से, ये तो फिर ये भी कांस्टेंट रहता है, टी एक्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल ऑफ ए इतना मोल है, जो कि इतना बन रहा है आफ्टर 5 मिनट, तो रेट कांस्टेंट बताओ
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, अरे यार क्या होता है ये होता है 2.303 अपॉन, से लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, हाँ, अपॉन नीचे डेल टी होता है, ठीक है, फिर आता है वहाँ पे लॉग में वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या होती है, यहाँ T2 माइनस T1 करेगा तो यहाँ T1 आएगा, पहले कंसिडरेशन था इसका 0.1, फिर होता है 0.001, तो इसको करेंगे तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगी, 10 की पावर 2 से यानी 2 आ जाएगा बाहर, राइट है, ठीक है। तो 2.303 अपॉन डेल टी कितना है, स्टार्ट कब से किया ये, 0 से, तो 5 मिनट हो गया डेल टी, है ना, और रिएक्शन मुझे मिनट में पूछा है, ठीक है, इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4.606 अपॉन 5 विच इज 0.5 0.9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 13, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 2000 ईयर। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। अगर हाफ लाइफ 2000 साल है, यानी 2000 साल बाद उसके जो कंसंट्रेशन अमाउंट वो हाफ हो जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स इज इतना, देखो 2000 साल बाद कितना हो जाएगा उसका हाफ, अगले 2000 साल बाद हो जाएगा उसका फिर से हाफ, यानी 1/4, फिर अगले 2000 साल बाद उसका क्या हो जाएगा 1/8, 6000, 2000, 4000, 6000, 8000, तो अगले 2000 यानी 8000 साल बाद क्या हो जाएगा 1/16, तो 1/16 हो गया है 0.02 मोल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 16 टाइम्स 0.02, 16 दूनी 32.32 मोल, मोलर 0.32 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल तरीका सीखो यार। 14, ये केमिकल रिएक्शन है, दे रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट कंज्यूमर यार, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है सी का, राइट, इतना, तो सी तो 1/6 होगा, तो इसका 1/6 करेंगे तो 6 गायब हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम, बी का देखो ये है 10 की पावर -2, इसी का इक्वल होगा ये अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम, कितना होगा माइनस में, तो 1/3 इंटू जो कंज्यूम है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये 10 की पावर, एक सेकंड को, -2, तो 30 कहाँ से आ गया इसमें, 30 है क्या यहाँ पे लिखा हुआ, 3 है ना लिखा हुआ, अच्छा इन 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड्स, ओ तो 30 आ गया, राइट 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 राइट, तो ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये मैं सोचो भाई कुछ मतलब कहाँ मैंने क्या कर दिया, मेरे को गड़बड़ी है ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है 15 क्वेश्चन, एक ए से बी रिएक्शन में एंथैल्पी बताओ, एंथैल्पी दे रखी है रिएक्शन की, अच्छा एंथैल्पी एक्टिवेशन की भी दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, अच्छा ये इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी यानी डेल एच, ठीक है, नेगेटिव में, एंथैल्पी एक्टिवेशन की है 9.6, तो किस टाइप का बनेगा, देखो ऐसा बन गया तो रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा होगा तो रिएक्शन होगा, इक्वल में तो क्या ही है, ये तो बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ये बी आएगा, ये तो बिना बिना तो वैल्यू क्यों दे रखी है फिर, ये तो बिना इसके ही समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 16, स्लोप पूछ रहा है इसका, दिस वर्सेस दिस में फर्स्ट ऑर्डर में इतना है, स्लोप क्या होता है इसका, लिन लिन वाले केस में, लिन वाले में क्या होता है -EA/RT, यही होता है ना, प्लस लिन, ठीक है, तो इसका स्लोप अगर ये है तो स्लोप किसके इक्वल है -5 इंटू 10 की पावर 3, तो माइनस से माइनस गया, एक्टिवेशन पूछ रहा है, हाँ तो एक्टिवेशन हो गया 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू, टेम्परेचर बताओ, अच्छा टेम्परेचर के साथ तो, अरे भाई क्या मजे ले रहा हूँ मैं भी, तो करो 8×5 = 40, 40 के अराउंड किलो आना चाहिए, 41, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का वो ये है, टाइम बताओ टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2, अरे रेट तो ये इसमें के की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, क्या आती है 2.303 अपॉन टाइम में चेंज, टाइम ही तो पूछ रहा है वो डेल टी, ठीक है, टी लिख दो इसको, इनटू में लॉग, ऊपर आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल क्या है 2 ग्राम अपॉन 0.2, यानी 10 आ गया, यानी कि 1 आ गया आंसर, अरे यार क्या है ये, तो अच्छा ये के की वैल्यू दे रखी है 4.606 अपॉन 2.303 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी टी इक्वस टू उल्टा लिख दिया मैंने, टी इक्वस टू 2.303 अपॉन 4.606 इंटू 10 की पावर -3, देखो 1/2 हो गया, और ये ऊपर आ गया 1000/2, 500 सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इंक्रीज बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, अगर कंसंट्रेशन उसका आप बढ़ा दोगे, डेल आर आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो क्या चीज चेंज होगी, हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहे तुम कितना भी लो सेम ही रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस कंसंट्रेशन में ही तो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी सी पे डिपेंड करती है।
नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का के है, टाइम टी लिया फॉर 90% कंप्लीशन, तो टाइम बताओ। अरे यार वो कैसे लिखते हैं इसको, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के, फिर लॉग में ले लो, ऊपर इनिशियल कितना है 100, अभी है उसका 99% कंप्लीट हुआ यानी कि 10 ही है ना, तो ये आ गया 10, तो आ गया 1, तो 2.3 99 कंप्लीट करिए तो इतना ही आएगा ना, एक सेकंड रुक जाओ, 99 तो 1 आएगा ना यार, मैं भी अलग ही बात कर, 10 के बाद 2 तो 4.606 बाई के, मेरे को अंदाजा लग जाता है कि तो भाई मैं गलती कर देता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 20, एक रिएक्शन दिख रही है, हाँ करेक्ट ऑप्शन बताओ। अरे यार इसका वो होगा ना, जो N2 वाला है ना, N2 बाई डी टी, इसमें लगेगा 1, और ये होगा -1 बाई डी एच टू बाई डी टी, ये लगेगा 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी। तो मुझसे किसका पूछ रहा है, H2 और NH3 का है ना, थ्राइस ऑफ दिस, नहीं थ्राइस तो नहीं है, तो -1/3 ऑफ डी एच टू इक्वल टू माइनस, माइनस तो नहीं है, इधर प्लस में ही रहेगा, डी एन माइनस में, हाँ माइनस में, डी एन टू इक्वल टू हाफ ऑफ डी एन, हाँ ये ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है 21, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दे रखा है, उसका टाइम पूछ रहा है 40 ग्राम से 10 ग्राम बनने में, टाइम क्या होता है 2.30, देखो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेट कांस्टेंट है 2.303 के लगता है ना यहाँ पे, इंटू 10 की पावर -3, फिर लॉग में इनिशियल वैल्यू ऊपर आती है 40, फाइनल वैल्यू नीचे आती है 10, तो ये 4 आ गया, 2 की वैल्यू देखिए 0.602 आएगा, राइट, 0.602 इंटू ये से ये गया 1000, तो कितना आया 602 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। 22, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, रेट कांस्टेंट 200 पे इतना है, ठीक है। अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो उसका रेट जो है वो फिक्स रहेगा, मतलब हाँ, तो रेट अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो उसका रेट कांस्टेंट, हाँ देखते हैं, रेट कांस्टेंट 400 केल्विन पे क्या होगा, सेम रहेगा। एक्टिवेशन वो होता है ना, लॉग क्या होता है K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, यहाँ पे 2.303, अगर ये 0 तो ये पूरी टर्म 0 है, तो लॉग 0 हो जाएगा 1 इधर, तो K1 इक्वल टू K2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट कितना था 1.6, तो 1.6 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट डिफरेंस बताओ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर में, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसिडरेशन, एक सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर का क्यों नहीं करता भाई, डिपेंड करता है, गलत है पहला। द हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड, ठीक है, द हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर डज डिपेंड, यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, अगर आप इनिशियल कंसिडरेशन उसका डबल कर दोगे तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस, विल डबल, ठीक है। नेक्स्ट 25, क्योंकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है इनिशियल कंसिडरेशन पे। 25th क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिस गिवन बिलो, ओवरऑल ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो सबसे स्लो स्टेप देखो ये है, इसमें कौन है x और y2, तो इसके रेट में क्या जाएगा x का कंसंट्रेशन और y2 का कंसंट्रेशन, तो y2 तो है हमारे रिएक्शन में, यानी इसका तो 1 आएगा, ये x का नहीं है दे रखा, तो x का निकालना पड़ेगा, इससे निकालते हैं क्योंकि इसमें x2 मिल जाएगा हमें, तो x2 हमारा निकल जाएगा, x2 का कंसंट्रेशन इक्वल टू x का डबल कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट है यानी 1/2, तो x का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x2 के कंसंट्रेशन का 1.5, तो ये y2 का 1, तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1 + 1.5 यानी 1.5, 1.5 ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा ये समझे नहीं समझे, देखो अच्छा स्लो स्टेप में होगा इतना पता था, इसके इसके रिएक्टिंग स्पीसीज करेंगे पार्टिसिपेट पता था, देखो दोनों का मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में तो x आता ही नहीं है, तो x देखो y2 आता है, y2 का हमने निकाल लिया 1 है, ठीक है, लेकिन x2 तो आ ही नहीं रहा है इसमें, x2 इसमें x2 आ रहा है, इसमें x2 नहीं आ रहा, तो x आ रहा है तो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कंसिडरेशन, तो इससे हमने निकाल, देखो दोनों है तो हमने दोनों को स्क्वायर कर, मतलब दोनों को प्रोडक्ट किया, इसका प्रोडक्ट इक्वल टू ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको 1 रख के हमने इसको निकाल दिया कंसंट्रेशन, तो ये आ गई इसकी वैल्यू ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट इतना है, रेट है ये, रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, हाँ रेट कांस्टेंट है ये, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम टू रिड्यूस टू इतना, यार एक फॉर्मूला कितनी बार कोई पूछ सकता है, सोचो भाई, फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो सही बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। नीचे के होता है यानी 10 की पावर -2, फिर लॉग में जाती है वैल्यू, शुरू में इनिशियल होती है, बाद में फाइनल होती है 4, यानी कि ये कितनी होगी वैल्यू 0.602, इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक सेकंड रुक जाओ, 10 की पावर 2 से करना है, राइट, तो 10 की पावर 2 यानी ये 60.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, 6 12 120 से तो ज़्यादा जाएगा, तो 120
30 इसके इतने के आसपास आएगा, ठीक है। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।